आज हम लोग जैव विविधता के संरक्षण हेतु जो जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, राष्ट्रीय कंपनियां या एजेंसियां संलग्न हैं उनके बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के तौर पर है हमारा IUCN। ठीक है, IUCN का यदि हम लोग पूरा नाम जाने तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस होता है। ठीक है, IUCN। और इसका जो स्थापना कब हुआ था तो आपका 1948 में हुआ था। और यदि इसका हम लोग मुख्यालय की बात करें तो आपका स्विट्जरलैंड के ग्लेन या फिर उसको मोर्जे से बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो संस्था का मुख्यालय देखने को मिलेगा। और इसका यदि काम देखा जाए तो कि बायोडायवर्सिटी का किस तरह से उसको कंजर्वेशन किया जाएगा। ठीक है, तो वह वैज्ञानिक रूप से उसको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इस रास्ते में यह संस्था काम करती है। कौन? तो हमारा IUCN। ठीक है, इसके साथ साथ यह संयुक्त राष्ट्र और अन्य कोई भी सरकारी एजेंसी हो है ना, एजेंसियों के लिए विश्व वन्य कोष के कार्यों के साथ कोऑर्डिनेट करती है। क्या करती है? समन्वय स्थापित करती है। ठीक है, अगर देखिए हमारा अर्थ स्कैन, ये भी एक प्रकार संस्था है। इसकी स्थापना आपको 1976 में हुआ था। किसके द्वारा? तो आपका यूनेप के द्वारा। यूनेप मतलब होता है आपका यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। ठीक है, जिसकी मुख्यालय नैरोबी में है। ठीक है, इसको आगे चर्चा करेंगे फिलहाल। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? तो यह पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर लेख जारी करता है, कुछ पत्रिकाएं निकालता है, न्यूज़पेपर भी प्रकाशित करता है। ठीक है, और कहाँ बेचता है? तो आपका विकासशील देशों को यह बेचता है। आपका जो प्रदूषण से मरने वाली संख्या भी आपको विकासशील देशों में ज्यादा देखने को ही मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए हमारा तीसरा नंबर का है हमारा CITES। इसका पूरा नाम देखें तो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीशीज। ठीक है, जो संस्थाएं हैं उनका पूर्ण रूप से नाम जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि जो 2016-17 में जो ACF का जो एग्जाम हुआ था उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसके पूर्ण नाम को, इसके फुल नेम को याद जरूर रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग CITES की बात करें तो यह एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संघ है और काम क्या करता है? तो यह सभी देशों के लिए सदस्यता खुली रखती है। ठीक है, और एक प्रकार के नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है कि मान लेते हैं कि कहीं भी पर्यावरण से संबंधित कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो रहा है तो भारत की जो उसमें भागीदारिता को सुनिश्चित करने के लिए यह एक प्रकार का नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है। कौन? तो हमारा CITES। ओके, देखिए अगला जो हमारा है EPA का पूरा नाम देखा जाए तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होती है। और यह क्या है? संयुक्त राज्य की स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी, जिसकी स्थापना आपका 1970 में किया गया था। और यह एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करता है, अर्थात पर्यावरण को सुरक्षित करता है और उसकी परिरक्षण करता है, अर्थात वायु का परीक्षण करेगा, जल का परीक्षण करेगा, अन्य प्रकार के जो ध्वनि प्रदूषण जो होते हैं सभी का ये परीक्षण करने का काम करता है। कौन? हमारा EPA। ओके, देखिए अगला जो हमारा है ICSU का पूरा नाम देखा जाए तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन होता है। और यह NGO है, मतलब यह सरकारी एजेंसी नहीं है बल्कि यह आपका गैर सरकारी संगठन है। जिस जगह कहाँ पर है? तो आपका पेरिस में स्थापित किया गया है। और यह जो वैज्ञानिक जो जानकारियां जो होती है उसको आदान प्रदान एक्सचेंज करने का काम करता है। कौन सा? हमारा ICSU। ठीक है, जिससे कि क्या हो सके, स्टडी में ये हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। ठीक है, अगला देखिए यूनेप के बारे में हमने अभी चर्चा किया था कि इसने EPA की स्थापना किया था। EPA क्या है? एक प्रकार का लेख जारी करता है। तो यूनेप की बात करें तो यह हमारा यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 1972 में किया गया था और जिसका मुख्यालय आपका नैरोबी केनिया में स्थित है। ठीक है, यह काम पे करता है तो यह आपका पर्यावरण को जो मॉनिटरिंग का काम करता है और परिरक्षण के लिए अंतर सरकारी उपायों के कोऑर्डिनेट के लिए उत्तरदायी होता है। अगला देखिए हमारा वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो WCED। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि WCED का पूरा नाम क्या है? निम्न में से ऑप्शन जो दिया रहेगा उसमें आपको चूज करना है, तो उसको आपका पूरा नाम होगा वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, और यह जो आयोग है हमारा ये कब बना? तो यह आपका 1984 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के द्वारा ही इसको गठन किया गया। और क्यों किया गया? तो 1983 के अनुगमन पर कठिन पर्यावरण और विकास मुद्दों की पुनः निरीक्षण करने के लिए, अर्थात उसको फिर से
एनालिसिस करने के लिए इसकी स्थापना किया गया है। ठीक है, और यह क्या काम करता है जी, तो यह आपके पर्यावरण जो भी इश्यूज होते हैं उस पर ये बहुत से रिसर्च करता है और पर्यावरण संबंधी जो भी बातें होंगे उसको, उस ज्ञान के स्तर को बढ़ावा देने का काम करता है। इसके साथ साथ सरकारी कार्यों को भी ये निर्धारण करता है कि आप पर्यावरण के संबंध में इस तरह से कार्य कीजिए। तो इस तरह से ये सरकारी कार्यों में भी पर्यावरण के मुद्दे को जाहिर करता है। ठीक है, कौन, हमारा WCED करते हैं। ओके, अगला देखिए, पृथ्वी रक्षा कार्यक्रम अर्थात अर्थ वॉच प्रोग्राम। ये क्या है, तो यह बेसिक कार्यक्रम मानवीय पर्यावरण पर घोषणा के अंतर्गत सन 1972 में स्थापित किया गया था और यह पर्यावरण प्रकृति को मॉनिटरिंग करता है। इसकी क्रियाएं किसके द्वारा कोऑर्डिनेट रहती है, तो आपके यूनेप के द्वारा कोऑर्डिनेट रहती है। ठीक है, अगला देखिए हमारा मैप के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा हल्का से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मैप का यदि बात करें तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इस कार्यक्रम की जो स्थापना आपका 1971 में किया गया था और इसके अंतर्गत 14 परियोजनाओं पर यह काम करता है। ठीक है, 14 परियोजनाओं में से कुछ परियोजना के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। और यह जो काम जो करेगा 14 परियोजना पर किसके आधार पर करेगा, तो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों और अन्य अनेक संगठनों के साथ मिलकर इन 14 जो परियोजना हैं उन पर काम करता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ 14 परियोजना में से कुछ परियोजना के बारे में देख लेते हैं। पहला जो दिया है हमारा उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण वन परितंत्रों पर बढ़ती हुई मानवीय क्रिया के पारिस्थितिक प्रभाव, अर्थात क्या इकोसिस्टम में क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से जो मानव की जो क्रिया जो हो रही है उस पर ये एक प्रकार का परियोजना पर काम करता है। ठीक है, इसके साथ साथ शीतोष्ण एवं भूमध्य सागरीय वन दृश्य भूमियों पर भिन्न भिन्न भूमि उपयोगों और प्रबंधन के पारिस्थितिक प्रभाव, अर्थात डिफरेंट जो भी लैंड्स होते हैं उन पर पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और इस सब के जो मैनेजमेंट के काम हमारा इस परियोजना के तहत भी किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ ग्रेजिंग लैंड मतलब जो हमारा क्या होता है, जो पशु पक्षी जो होते हैं एक चारे की तरह यूज करते हैं उन पर मानवीय क्रिया का प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो भूमि उपयोग का जो प्रचलन पृथ्वी पर कार्य संपादन, ठीक है, इन सब का जो परियोजना है ये भी शामिल है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेश के परितंत्रों की क्रियाशीलता पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव। अगला है झीलों, कच्छ, नदियों, डेल्टा, ज्वार नदमुख तथा तटीय प्रदेशों के मान तथा संसाधनों पर मानवीय क्रियाओं में पारिस्थितिक प्रभाव। ठीक है, तो ये कुछ परियोजना है जिसकी आपका मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। ओके, अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ साथ हम लोग कुछ राष्ट्रीय एजेंसी देख लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय एजेंसी के अंदर भी वही सब आएंगे, कुछ सरकारी एजेंसी आएंगे और कुछ NGO आएंगे। ठीक है, तो पहला देखिए यहाँ पर भारतीय वन्य जीवन परीक्षण सोसाइटी है ना, यदि हम लोग उसका आपने WLPSI अर्थात वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा NGO है, एक सरकारी संस्था नहीं है। और इसकी स्थापना कब किया गया, तो आपका किया गया देहरादून में किया गया था। ठीक है, देहरादून आपका उत्तराखंड में आता है और यह आपका जो बायोडायवर्सिटी के संरक्षण से उसके प्रिजर्वेशन से संबंधित कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करना होगा, कुछ शैक्षणिक बातें उपलब्ध कराना होगा, तो ये सब संस्था यहाँ पर काम करती है। ठीक है, अगले देखिए यहाँ पर BNHS मतलब होता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इसकी स्थापना आपका 1883 में किया गया था और यह भी सरकारी एजेंसी नहीं है, यह आपका NGO है। और यह क्या करता है, यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि आपका श्रीलंका, म्यांमार के वनस्पति और प्राणी जगत के जो भी संग्रहण उसका इन्वेस्टिगेशन करता है, उससे जुड़ी जो भी जानकारी होती है उसको एक प्रकार का इकट्ठा करता है और उस पर वो काम करता है। ठीक है, तो आपका कौन, तो आपका BNHS। ठीक है, देखिए अगला यही क्वेश्चन आपके SCF के एग्जाम में पूछा गया था कि IBWL का पूर्ण नाम क्या होता है। ठीक है, आपको जो 2016-17 में जो एग्जाम होता है SCF का, उसी में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि IBWL का पूर्ण नाम क्या होता है। तो क्या होता है देख लीजिए, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड का स्पेलिंग गलत है, इसको सुधार लीजिए। बोर्ड का स्पेलिंग आपको पता ही होगा क्या होगा, BOARD। ठीक है, ये बोर्ड हो गया। तो इससे हमारा IBWL का पूर्ण नाम है और इसे 1972 में स्थापना किया गया था। किसके जगह, तो 1952 में जो केंद्रीय वन जीवन परिषद जो था उसी को चेंज कर इसी का स्थापना किया गया, अर्थात IBWL की स्थापना किया गया। अर्थात जो ये इसकी जो स्थापना किया गया है वह आपका वन्य जीवन अधिनियम के अंतर्गत ही किया गया है।
ठीक है, ओके। देखिए अगला जो हमारा है ट्रैफिक इंडिया, ये व्यापार संस्था है। इसका पूरा नाम देखा जाए तो ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, अर्थात ट्रैफिक। ठीक है, इसकी स्थापना आपका 1991 में किया गया था। इसके नाम से स्पष्ट है, ट्रैफिक मतलब क्या होता है, आपका यातायात के साधन। तो इसमें क्या हो कि वन्य जीवों या फिर जो वन्य जीव से जो प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपका किसी गाय का खाल हो गया या फिर आपका जो भेड़ की जो बाल जो होती है, इन सबको या फिर इससे बने कोई उत्पाद होगा, इसके व्यापार को नियंत्रण करने का काम करता है कौन, आपका ट्रैफिक। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है, देखिए अगला बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यह आपका पौधे के सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण तथा संबंधी रिसर्च से संबंध रखता है, अर्थात ये रिसर्च का काम करता है कौन, आप BSI। ठीक है, देखिए अगला जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना आपका अंग्रेजों द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो आपका 1916 में किया गया था। और यह भारतीय प्राणी जगत के सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण और उसके संबंधित रिसर्च को संपादित करता है, अर्थात BSI और ZSI दोनों का काम समान है। ठीक है, ये दोनों रिसर्च के संदर्भ में अपना काम संपादित करते हैं। ओके, अब हम लोग भारत में पर्यावरण के संबंध में कुछ कानून बने हुए हैं, कुछ नीतियां बनी हुई हैं, उनके बारे में हल्का सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, भारत में सबसे पहले जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए सबसे पहले प्रयास कब किया गया, तो 1879 में हाथियों के संरक्षण के लिए कानून बनाया गया था। इसी से पहले शुरुआत किया गया था भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, उसके समय जैसे जैसे व्यतीत होता गया तो 1952 में यहाँ पर भारत सरकार ने वन्य जीव कोष अर्थात वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना किया गया। और वाइल्ड लाइफ फंड की मदद से ही प्रति वर्ष फरवरी और जुलाई के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस महीने के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका फरवरी और जुलाई है। इस तरह से हमारा 1972 में नए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पास किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या बोलता है, तो इसके तहत जो जीव जंतु जो विलुप्त होने के जो कगार पर हैं उनको संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, और जो संरक्षण जो भी जीव जंतु का जो उत्पादक है उसको संरक्षण किया गया है, यदि उसको कोई भी व्यक्ति नुकसान करने का प्रयास करता है या फिर उसको जीवित या फिर मृत अवस्था में पकड़ने का प्रयास करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ वन संरक्षण अधिनियम 1980 भी यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, जिसके तहत यह बातें की गई है कि अगर किन्हीं सार्थक कारणों से वन काटा जाता है तो जितनी संख्या में काटा गया है उसकी दुगुनी संख्या में वृक्षारोपण करना होगा। अर्थात मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, एक अपना कंपनी स्थापित करना चाहता है, यदि उसको स्थापित करना चाहता है तो उसको वनों की कटाई करना पड़ रहा है, तो वनों की कटाई कर रहा है, चलो ठीक है, वो सार्थक है उसके लिए। ठीक है, परंतु उसको जितना वनों की वो कटाई कर रहा है उसका दुगुना मात्रा में उसको वनों का आना पड़ेगा। ठीक है, तो यही हमारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 बोलता है। ठीक है, जो वन संरक्षण अधिनियम है उसको 1988 में फिर से एक बार अमेंडमेंट किया गया था और उसके तहत वन का जो भूमि होगा या फिर वन का जो क्षेत्र होगा उसका अधिग्रहण या फिर उपयोग करने का केंद्र सरकार के अनुमति के बाद ही संभव हो सकेगा। अर्थात केंद्र सरकार ये मंजूरी देती है कि आप इस वनों का एक प्रकार का यूज कर सकते हैं, तब भी कंडीशन में ही वह यूज कर पाएगा। यदि केंद्र सरकार मना करता है तो वह उसका उपयोग नहीं कर पाएगा, यही यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, इसके साथ साथ 1991 में वन्य जीव प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत 1991 में नया संशोधन बिल पारित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने बताया कि वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है, ठीक है, इसको 1991 में फिर से अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, जिसके तहत क्या बोला गया है, में लुप्त होने वाले प्रजातियों के संरक्षण एवं परिरक्षण का विशेष प्रावधान यहाँ पर किया गया है, जो कि आपका अमेंडमेंट के बाद हुआ है। ठीक है, अब हम लोग कुछ और अलग से अधिनियम जान लेते हैं कौन कौन सा है। ठीक है, जैसे कि आपका वन संरक्षण अधिनियम है 1980 में लागू किया गया था। इसका लागू करने का उद्देश्य क्या था, तो यह कानून वनों के विनाश को रोकने के लिए या वन भूमि के वनोत्तर प्रयोजन के अंधाधुंध प्रयोग को रोकने के लिए यह कानून लाया गया था। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ कि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति वन भूमि को उपयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, यही इसका मुख्य प्रावधान बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लाया गया है, तो आपका आंसर होगा 1980 में। ठीक है, तो इसी कड़ी में देख लेते हैं एक और अधिनियम है 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो यह अधिनियम पर्यावरण से संबंधित सभी विषयों के लिए एक केंद्र व्यवस्था लागू करने तथा पुराने अधिनियमों की
कमियों को दूर करने के लिए लाया गया है। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को परिसंकटमय पदार्थों के प्रयोग की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय की जिम्मेदारी निर्वहन करने की शक्ति दिया गया है। अर्थात पर्यावरण की संरक्षण करने के लिए जो केंद्र सरकार की जो भूमिका होगी वो बहुत ही सर्वोच्च होगी, यही यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर कुछ नीतियां भी बनाई गई सरकार की, जिसे हम लोग राष्ट्रीय वन नीति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह नीति जो है आपका जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है और जो वनों से आच्छादित जो क्षेत्र है उसकी विस्तार करने के लिए और लोगों की जो भी आवश्यकता जो पड़ रही है वनों से उनको कुछ मात्रा में उनको उपलब्ध कराना, जैसे कि आपका लकड़ी की जरूरत पड़े तो कुछ मात्रा में लकड़ी को उपलब्ध कराना, वनोपज की जरूरत पड़ रही है, उनकी आजीविका की सवाल है तो उसको भी कुछ हद तक मंजूरी देना। तो इन सब जो उद्देश्य हैं ये आपका राष्ट्रीय वन नीति के तहत निर्धारित किया गया है। ठीक है, जिसके ना इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ है। ठीक है, जैसे कि आपका वन बंटवारे के आधार पर अवक्रमित वनों की सुरक्षा या फिर उसका पुनरुद्धार करना। ठीक है, तो ये सब आपके इसी नीति के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सन 2002 में जैव विविधता विधेयक कानून भी यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, जिसके अनुसार क्या है कि कोई भी संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना पूर्व शासकीय अनुमति के, अर्थात यदि उसको सरकार की अनुमति लेना ही पड़ेगा और सरकार की अनुमति लिए बगैर कुछ भी यदि जैव विविधता का दोहन करता है तब भी कंडीशन में उसको सजा दिया जाएगा। तो आपका ये जैव विविधता विधेयक के तहत ये मुख्य प्रावधान पर बताया गया है। ठीक है, ओके। अब इसी कड़ी में हमारा एक आता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामसर साइट्स। क्या नाम है इसका? रामसर साइट्स। इसका जो मुख्य उद्देश्य आपका जो वेटलैंड्स है उसको संरक्षण करने के उद्देश्य से यह जो साइट से निर्माण किया गया है। ठीक है, एक्चुअल में जो रामसर है वो आपका ईरान देश में स्थित है। ठीक है, तो हुआ क्या था कि ईरान के रामसर में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ था। कब हुआ था? तो आपका 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ठीक है, और 2 फरवरी को हुआ था, इसलिए इसी दिन 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि रामसर जो साइट से ये मुख्य रूप से जो वेटलैंड है उसी के संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया था, स्थापना किया गया था, संधि किया गया था। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर लिखा गया है कि जो वेटलैंड्स की संरक्षण हेतु ही इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, और जो भी संधि यहाँ पर किया गया उसी को हम लोग रामसर अभिषेक कहते हैं। ठीक है, हालांकि यह जो संधि हुई थी 1971 में हुई थी, परंतु इसका जो इम्प्लीमेंट जो हुआ है वो आपका 1975 में हुआ है। ठीक है, बात करें विश्व भर में अभी तक कितना जो रामसर क्षेत्र यहाँ पर पहचाना गया है तो आपका 2300 है। यहाँ पर जो वेटलैंड्स है उसको रामसर साइट के रूप में यहाँ पर पहचाना गया है। आपका जो 45 जो वेटलैंड्स है उसको विश्व विरासत की सूची में भी रखा गया है, जिससे कि आपका जो भारत का जो रामसर जो साइट है ना, आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, उससे भी विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिए कौन कौन से भारत के रामसर साइट्स में जुड़े हुए हैं। तो आपका उड़ीसा का चिल्का झील ये भी आपका रामसर साइट में है। ठीक है, कि आपका राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भी है आपका। ठीक है, अब भारत के यदि हम लोग सबसे बड़े रामसर साइट की बात करें तो वह आपका है भीमबनकोल। ठीक है, जो कि आपका लगभग 1512 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, आपका केरल राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हालांकि जो रामसर जो सम्मेलन हुआ था 1971 में हुआ था, परंतु भारत इस समय यहाँ पर उस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था, उन्होंने 1981 में हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो यहाँ के जो भारत के अंतर्गत 37 प्रकार के आर्द्रभूमियों को रामसर संरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है और प्रति वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने इसका जिक्र पहले ही कर चुका हूँ। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी लोग हैं, जो भी पब्लिक हैं, उनको आर्द्रभूमि जो वेटलैंड्स जो हैं उनकी महत्व के बारे में पता चल सके, उनका क्या क्या लाभ है, उनसे क्या क्या प्रॉफिट हमको प्राप्त होने वाली है, इन सब के लिए उनको अवेयरनेस करना ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भीतरकड़ी का आर्द्रभूमि, अर्थात भीतरकड़ी का आर्द्रभूमि कौन से स्टेट में आता है? ठीक है, तो आपके उड़ीसा स्टेट में आता है। तो यह ऑस्ट्रेलिया ऑलिव टर्टल की जन्म स्थली के रूप में भी विख्यात है। अर्थात जो ऑस्ट्रेलिया में जो हमारा जो टर्टल जो पाया जाता है, जो कछुआ जो पाया जाता है, उसके लिए जो भीतरकड़ी का जो वेटलैंड्स है ये बहुत ही विख्यात है, प्रसिद्ध है। इसी के साथ साथ मणिपुर की जो लोकटक झील है यह भी एक अनोखी आर्द्रभूमि के रूप में विख्यात है। इसकी विशेषता क्या है कि यह तैरता हुआ वन्य प्राणी बिहार का दर्जे से प्राप्त हुआ है। कौन सा? तो आपका मणिपुर का लोकटक झील।
ठीक है। हमने भारत के जो कुछ जो स्थल हैं जो कि आपका रामसर साइट्स के में शामिल हैं उसके बारे में हल्का सा जानकारी ले लिया। तो ये सब आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थल आपके रामसर साइट में शामिल है और कौन सा स्थल शामिल नहीं है। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। ओके, चलिए देखते हैं अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो कि आपका वन लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पर। ये सबको भी आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया कि 22 अप्रैल को प्रति वर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में एक पुष्प पाया जाता है जिसे हम लोग खेजड़ी प्रोसोपिस सिनरेरिया कहते हैं। ठीक है, और जो कि आपका राज्य का वृक्ष है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि BNSC अर्थात बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो कि एक प्रकार का एनजीओ के रूप में काम करती है, इसका जो लोगो है विशेष रूप से ध्यान दें यहाँ पर लोगों के लिए क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वो BNSC का जो लोगो है वो आपका कौन सा है, तो आपका हार्नबिल है। ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड अर्थात WWF का लोगो कौन सा है, तो आपका जायंट पांडा है। ठीक है, और 2016-17 में जो एसएफ का एग्जाम हुआ था उसी में ये पूछा गया था। ठीक है, कि WWF का लोगो क्या है, तो आंसर होगा आपका जॉइंट पांडा होगा। ओके, देखिए यहाँ पर डॉक्टर सलीम अली भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक रहे हैं। इसको भी ध्यान दीजिए। इससे हम लोग बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी के नाम से भी जानते हैं। किन्हें, तो आपका सलीम अली साहब जी को। ठीक है, अब ये एक मस्त फैक्ट्स है कि बांस जो है, बांस और कपास की जो उत्पत्ति हुई वो हमारा भारत में ही हुई है। अब बांस की जो लगभग 100 प्रजाति आपके भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको जानना बहुत ही जरूरी है कि बायोडायवर्सिटी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका 22 मई को बायोडायवर्सिटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब, 22 मई को, सुधार लीजिए इसको, 22 मई को बायोडायवर्सिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और अगला देखिए फैक्ट्स कि भारतीय वन्य जीवन संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही। और यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि वन्य जीव शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आपका विलियम हार्नडे ने किया था। किसने किया था, विलियम हार्नडे ने किया था। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास कीजिए। और यदि चैनल पर नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं। थैंक यू।